अच्छा, जिस तरह ही हमारे पास जंग अज़ीम जो पहली जंग अज़ीम थी, हमारे पास 2 फ्रंट हैं, वही एग्ज़ैक्ट फ्रंट्स हैं वेस्ट और ईस्ट, जिधर रशिया है, जिधर फ्रांस और यूके है, ठीक है? मगर क्योंकि इस दफ़ा हमारे पास फ्रांस बिल्कुल गिर गया है, उन्हें डी डे इन्वेजन करनी पड़ी थी एलाइज़ को, ठीक है? ये जो लिबरेशन ऑफ फ्रांस जो थी, वो डी डे में हुई थी, ठीक है? जून 6 1944, ठीक हो गया? इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और जो फ्रांस के जो रह गए थे सोल्जर्स, वो सारे मिलकर उन्होंने फ्रांस को आज़ाद किया। पहले तो उनको आज़ाद किया ना। आपके पास जापान है जो उनकी हार शुरू हुई थी बैटल ऑफ मिडवे। ये पैसिफिक ओशन में मोस्टली इनकी लड़ाई हुई है 1942 में। क्योंकि अगर आप देखें दुनिया का मैप देखें तो इधर लेट्स से यूएसए है, ठीक है? इसे लेट्स से यूएसए बीच में पानी है, बहुत सारा पानी है। फिर इधर हमारे पास छोटा करके जापान है, ठीक है? और इधर भी पानी है। तो ये जो पूरा पैसिफिक ओशन है, इधर आपकी लड़ाई हुई थी। इसमें फिलीपींस भी आ जाता है, इंडोनेशिया भी आ जाता है, मलेशिया भी आ जाता है। बहरहाल कहने का मकसद है कि इनकी हार उधर से शुरू हुई थी, क्योंकि जिस तरह कोई भी जंग होती है, शुरू होती है, उसका फिर एंड होता है, तो ये आपकी एंडिंग यहाँ से शुरू होगी। जर्मन्स जो थे वो अलामीन में उनकी डिफीट हुई। अलामीन जो है वो आई बिलीव, हाँ, इजिप्ट में, सॉरी, इजिप्ट में है इलाका। और इटली जो था उनके पास, क्योंकि सिसिली उनका अपना इलाका था, उधर जाके हमला हुआ था, एलाइज ने उधर हमला किया, मतलब प्रेशर डाल रहे थे ना उन पे, मतलब किसी तरीके से ही तो उनको उन्होंने ख़त्म करना था। तो फिर आपका ईस्ट और वेस्ट, वेस्टर्न फ्रंट दोनों साइड से, ठीक है? जर्मनी तो बीच में है ना, जिस तरह मैंने बात की थी पहले कि जर्मनी बीच में है, यहाँ ईस्टर्न फ्रंट है, ठीक है? रशिया के साथ मिलता है, वेस्टर्न फ्रंट फ्रांस के साथ मिलता है, तो ये दोनों ने इधर जाके एलाइज जो हैं, जहाँ आपके पास रशिया था और यहाँ फ्रांस, यूएस और ब्रिटेन था, इन सारों ने मिलकर जब पहुंच गए थे इधर मिडल, वो बर्लिन मिले थे, ठीक है? तब जाके जर्मनी ने हार मान ली थी उन्होंने। वो बेसिकली आई गेस फतह हासिल कर दी थी। ये सही लफ्ज़ है? आई एम सॉरी अगर वो सही लफ्ज़ नहीं, मेरे दिमाग में भी सही वो नहीं चाहिए, मतलब वर्ड्स में थोड़े मिक्सअप हो जाते हैं मुझे कभी बार इंग्लिश और उर्दू में करने के। एनीवेज, ये बेसिकली आपको कंक्लूजन थी। और हिटलर जो है वो आपका सुसाइड कर देता है अपने बंकर में। जापान आपका भी सरेंडर कर देता है, ठीक है? और वो काफ़ी जो है अपने इलाके लूज कर जाते हैं 1945 में। ये जो सारे इन्होंने हमला करके लिए थे। जर्मनी का भी यही हाल है, इटली का भी यही हाल है। तो ये जो सोवियत यूनियन है, रशिया, वो जैसा हमने मंचूरिया का नाम मैंने बताया था ना, ये मंचूरिया का नाम इतना फेमस है, ये इस वजह से फेमस है कि सोवियत यूनियन ने जाके इधर जाके हमला कर दिया था मंचूरिया, ठीक है? जापान के ऊपर हम मतलब उधर उनका कब्जा था। यह आजकल इलाका बाय द वे चाइना में भी, वो एक और लंबी कहानी है कि वो किस तरह चाइना के पास वापस आए। एनीवेज, यूएस, आपको पता है उन्होंने बॉम्ब गिराए थे। ये भी एक बड़ा इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है, मतलब जापान के लिए वो सरेंडर तब ही हुआ था। उनके दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब, मतलब एटम बम गिरा था। और ये किसने डिसीजन ली थी? आपकी प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने। और ये अगस्त में हुआ था, सेम ईयर, मतलब 1945 में। अच्छा, जब आपकी जंग खत्म हो जाती है तो जाहिर बात है, पहले आपके पास कोई और पावर्स थी। देखा जाए, जैसा मैंने कहा था ना, ये ताकत की जंग थी जिसमें हर कोई अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था, जिसमें जर्मन्स थे, इसमें फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे। तो इस दफ़ा जो नई ताकत दिखाने वाले जो दो ग्रुप थे, वो हमारे पास यूएस और सोवियत यूनियन, ठीक है? और इनके जो आपस में जो दो, मतलब आप कह दें आपके जो नेशंस थे, जो उनके दोस्त थे या उनके एलाइज थे, इनके सपोर्टर्स थे, वो भी एक साइड में हैं। इसमें ईस्टर्न ब्लॉक था, ठीक है? और वेस्टर्न ब्लॉक था। ईस्टर्न ब्लॉक में मोस्टली आपका रशिया था और उनका ग्रुप था, और वेस्टर्न ब्लॉक में अमेरिका था और उनका ग्रुप था, ठीक हो गया? जीआई बिल आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, ये उन लोगों के लिए हुआ था जो भी सिपाही जंग दूसरी जंग अज़ीम में लड़े थे, उनको फंड्स और सपोर्ट दी गई थी अमेरिका की हुकूमत की तरफ से। ये जी 1922 1944 में हुआ था। आपकी डीकोलोनाइजेशन शुरू हुई थी। ज़ाहिर बात है, ये जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, ये जिसमें फ्रांस है, जिसमें ब्रिटेन है, इनके यहाँ पूरी दुनिया में कब्ज़ा था। इन्होंने हुकूमत की थी, जिस तरह हिंदुस्तान में इनकी ब्रिटिश राज के नाम से वो आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और भी बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए थे। तो ये बेसिकली उस डीकोलोनाइजेशन का हिस्सा है। इसमें मलेशिया भी आज़ाद हुआ है, इंडोनेशिया भी आज़ाद हुआ है, जो डच की कॉलोनीज़ थी और ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी। आप देख सकते हैं जिस फ्रांस फ्रांस की काफ़ी कॉलोनीज़ थी, अल्जीरिया वगैरह,
डिकोलोनाइजेशन का उसका हिस्सा रहे, ठीक हो गया। तो मतलब ये आपके पास जनरल आइडिया है। फिर आपके पास एलाइज की जो मतलब जो आपके अगेन एलाइज जो हैं वो आपके ट्रिपल एंटॉन जो तो पहले थे, उनकी आपस में कॉन्फ्रेंस होती है पोट्सडैम में, बर्लिन में। इधर आपके पास जो पार्टिसिपेंट मतलब जो हेड ऑफ स्टेट थे, ठीक है, आपके पास जिस तरह मैंने कहा ना हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो जिस तरह इंपॉर्टेंट है, इस तरह प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन, ये लोग ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम थे उस टाइम के। इस तरह ही जब आपकी वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है आप जो है ना एक और एक इंटरेस्टिंग सा पीरियड चलता है, वो है आपका कोल्ड वॉर का। तो कोल्ड वॉर बेसिकली इसको कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि जो सुपर पावर्स थी, जैसा हम वर्ल्ड वॉर में हमारे पास बहुत बड़े प्लेयर्स थे जिनके पास बड़ी कॉलोनीज, तो हम भी उनको एक क्लास से पावर्स ही कह सकते हैं, सुपर पावर्स ही कह सकते हैं। मगर कोल्ड वॉर में ये था कि जो अमेरिका और यूएस कभी भी एक दूसरे से अगेंस्ट जो है ना जंग में डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं लड़े थे, बल्कि उनकी लड़ाइयाँ जो थी वो और मुल्कों ने लड़ी थी जो उनके इन्फ्लुएंस में थे। और जो उनका जो इन्फ्लुएंस था वो वेस्टर्न ब्लॉक था और ईस्टर्न ब्लॉक था। वेस्टर्न ब्लॉक में आपके पास यूएस है और उनके एलाइज थे मतलब उनके दोस्त वगैरह, और सोवियत ईस्टर्न ब्लॉक में आपके पास सोवियत यूनियन है मतलब रशिया और उनके एलाइज थे मतलब ईस्ट वाले में। और जैसा मैंने आपको बात की थी फ्रंट्स की, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट, तो मैप में भी जो डिवाइड है वो एक्चुअली जर्मनी से ही शुरू होता है। लेट्स से अगर ये जर्मनी है तो उसका जो ईस्ट वाला पार्ट था और ऑनवर्ड जो था रशिया तक, ठीक है, मतलब रशिया इधर कहीं है, लेट्स से जितने भी बीच में जो मुल्क वगैरह थे वो सारे ईस्टर्न ब्लॉक थे। मतलब ये वैसे मैं लाइनें बना रहा हूँ कि बहुत सारे मुल्क हैं। और वेस्ट जर्मनी जो था वेस्टर्न फ्रंट में, जो वेस्टर्न फ्रंट था हमारा वर्ल्ड वॉर्स में, उसके इतने जितने भी मुल्क थे जिसमें यूके भी शामिल है, ठीक है, और साथ में अमेरिका ऑब्वियसली, तो ये सारे जितने हैं ये सारे जो थे ये वेस्टर्न ब्लॉक में थे, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि पाकिस्तान टेक्निकली वेस्टर्न ब्लॉक में था कोल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि हम अमेरिका के साथ मतलब हम उनके allies थे। और हमारे यहाँ उन्होंने इवन स्पाई प्लेन भेजा था सोवियत यूनियन, यूट्यूब के नाम से, आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब प्लेन। ये किस तरह वो पेशावर से लॉन्च हुआ था और फिर शॉट डाउन हुआ था जो है ना हमारी मतलब हमारी ज़मीन से ही, हमारी एयरबेस से निकला था वो। पर वो एक और लंबी कहानी है। नेवरदलेस अब जो है अब आपके पास सिर्फ जंग मतलब अच्छा इस जंग में सिर्फ आपकी वो नहीं थी, मतलब सिर्फ लड़ाई वाली जंग नहीं थी, गोलियों वाली जंग नहीं थी, टैंकों वाली जंग नहीं थी। ये जंग आइडियोलॉजी की भी थी। देखा जाए वर्ल्ड वॉर टू में भी आइडियोलॉजी थी, उसमें फैशिज्म था, मगर इसमें ज़्यादा जोर था आइडियोलॉजी में। इसमें हमारे पास कैपिटलिज्म था जो अमेरिका रिप्रेजेंट करता था, और कम्युनिज्म जो है ना वो सोवियत यूनियन रिप्रेजेंट करता था। और अक्सर ये दोनों साइड्स जो हैं यूएस और सोवियत यूनियन जो है इस चीज़ को फैलाने के लिए अपनी आइडियोलॉजी मतलब आपकी सोच, उसको फैलाने के लिए उन्होंने पैसा बेताशा बहाया। उस पे ही इन्होंने मुख्तलिफ आपस में मुल्कों को लड़वाया भी। इसकी एक मिसाल आपकी वियतनाम वॉर में है, जिसमें आपके पास नॉर्थ वियतनाम था और साउथ वियतनाम था। नॉर्थ वियतनाम जो था वो अंडर सोवियत यूनियन मतलब कम्युनिस्ट था, और साउथ वियतनाम था जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था, जो डेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेसी था जो। मगर वो जंग जो है वो वियतनाम वॉर जिसको हम कहते हैं, वो अमेरिका हार गया था, तो और वियतनाम अभी भी इवन एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो बहरहाल ये तो एक अलग से मैंने आपको मिसाल दे दी है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास अमेरिका ने जब जंग हुई, और वैसे तो पूरी दुनिया में अगेन लड़ी गई थी, मगर मोस्टली जो सही मानी में तबाही या जापान में हुई है या फिर आपकी यूरोप में हुई है। मगर अभी हम जीडी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से ये है कि जो यूरोप में जो तबाही मची थी, अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया था एक मार्शल प्लान, ठीक है, वो यूरोप को दोबारा बिल्ड करना चाह रहे थे। मतलब इन सेंस कि वो उनसे इन्फ्लुएंस लेना, मतलब सारी बात, आप जब किसी की मदद करते हैं तो आपके उस उनके अंडर आप उनके अंडर इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं ना, आप पैसा बहा रहे हैं, अब इतना कुछ करें तो सारी बात है कुछ ना कुछ तो लोग करेंगे। तो वेस्टर्न यूरोप जो मैंने बात की है, वेस्टर्न यूरोप
अमेरिका के इन्फ्लुएंस पे था, उधर काम हो रहा था अमेरिका की तरफ से। जो ईस्टर्न ब्लॉक था, मतलब जो ईस्टर्न साइड थी, सोवियत यूनियन ने जो है उनको वैसे आयरन कर्टन नाम भी दिया गया था। ये टर्म जो है, मैं गलत नहीं हो सकता, तो विंस्टन चर्चिल ने कॉइन की थी। ये जो ईस्टर्न कंट्रीज है, मतलब जर्मनी, जैसा मैंने बात की थी ना, जर्मनी और उसके ईस्ट में जितने भी मुल्क थे जो रशिया के साथ मिले थे, उन्हें आयरन कर्टन है। ये आपको एक रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात की जाए तो वेस्ट जो था वो ज़्यादा प्रॉस्पर था, मतलब उधर ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट थी, लोग बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे, तो काफ़ी लोग ईस्ट से वेस्ट जाना जाना पसंद करते थे, मतलब ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी या ईस्ट से वेस्ट, जनरली बात कर रहा हूँ। आपके पास टोटल 16 मिलियन लोग थे, जिन्होंने जो है ना मूव हुए थे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब बर्लिन वाली साइड से अलहदा। ये बेहतर लाइफ थी आपकी ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी। और फिर इनको रोकने के लिए, इन लोगों को रोकने के लिए, मतलब जो लोग ईस्ट से आ रहे थे, वैसे जो लोग ईस्ट से आ रहे थे मुख्तलिफ ममालिक से, उनको रोकने के लिए बर्लिन वॉल बनाई गई थी कि लोग मजीद जो है ना वेस्ट में ना घुसे। और ये आपकी कब हुई थी? 1961 में। अब आपके पास जाहिर बात है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि यूएन, सॉरी, लीग ऑफ नेशंस हमारी बनी थी जो नाकाम रही। इस तो हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। एक यूएन आ जाता है, यूनाइटेड नेशंस, जिसको तो आपको ऑलरेडी पता होगा। और फिर हमारे पास नेटो आ जाती है, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर इसका वो मानी पूछते हैं कि भाई नेटो का क्या स्टैंड करता है, और आपको ये ऑप्शंस देंगे और उनमें से आपने ये वाली ऑप्शन चुनी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मकसद है कि अमेरिका इधर है ना, जैसे अगर ये अमेरिका है और ये यूरोप है, ठीक है, तो बीच में जो है उनका जो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इनका, इसको अटलांटिक ओशन आई बिलीव कहते हैं। अच्छा, ये बाय डिज़ाइन इन्होंने इसलिए बनाई थी, ये ग्रुप नेटो खासकर, यूएन नहीं, नेटो इसलिए बनाई थी कि वो कम्युनिज्म, मतलब जो ईस्ट वाला जो रशिया वाला जो ग्रुप है, वो मज़ीद ना फैले, उसको रोकने के लिए उन्होंने नेटो बनाई थी। और इसमें मोस्टली जो है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिका। मगर ज़ाहिर बात है, जब आपने नेटो बना दी, रशिया तो कुछ करेगा इसके बारे में। तो उन्होंने फिर क्या बनाया, उन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया, मतलब जो कम्युनिस्ट ग्रुप था सोवियत यूनियन का, उन्होंने वार्सा पैक्ट बनाए काउंटर करने के लिए नेटो का। जाहिर बात है, अगर एक चीज़ आपके खिलाफ खड़ी हुई है तो आप भी कुछ चीज़ करेंगे उसके खिलाफ। तो ये आप क्या है, वार्सा पैक्ट और नेटो हो गया। जाहिर बात है, इसमें बड़ी जंगें, मैंने जैसे आपको वियतनाम वॉर की बता दी है, ठीक है, जो वियतनाम में हुई थी। नॉर्थ कोरियन वॉर, इसकी बहुत बड़ी अभी जो आपके पास मिसाल है, वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आपके पास कम्युनिस्ट है, और साउथ कोरिया जो है आपके पास वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो मतलब डेमोक्रेसी है वो। तो यही जो फ़र्क है आपके पास, जो कोल्ड एरा का अभी आप देख सकते हैं, उसका इफेक्ट अभी भी है कि अभी ये मुल्क, अभी भी ये दो मुल्क एग्जिस्ट करते हैं। फिर आपके पास चाइनीज सिविल वॉर है। अच्छा, चाइनीज सिविल वॉर, चाइना, जिसको हम चाइना कहते हैं, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स थे। उसमें आपके अगेन कम्युनिस्ट ग्रुप था माओ जेडोंग का, जो इवेंचुअली जीत गया था, जिसकी वजह से आज कल हमारे पास जो जो मुल्क है, हम उसको कहते हैं ना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो माओ जेडोंग की मेहरबानी है। फिर हमारे पास जो नेशनलिस्ट ग्रुप, जो या डेमोक्रेटिक ग्रुप था, वो चियांग काई शेक का था, ठीक है, जो अभी भी, उसका भी एक्चुअली जो उसकी मिसाल आपकी ताइवान है। ताइवान इसलिए थोड़ा अलग है चाइना से, क्योंकि जो नेशनलिस्ट पार्टी है उनका अभी भी कंट्रोल ताइवान के ऊपर है। और चाइना फिर भी उसको अपना हिस्सा समझता है, मगर वो मतलब एज सच भी है नहीं। इसकी रीज़न यही है कि चाइना कम्युनिस्ट है और ताइवान जो है वो डेमोक्रेटिक है। अच्छा। अच्छा, मज़ीद हम कोल्ड वॉर में अगर देखा जाए, हमारे पास क्यूबा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगेन एक और कम्युनिस्ट कंट्री है हमारे पास। और ये क्यों कम्युनिस्ट बना था? काफ़ी मुल्क, जैसा वियतनाम वॉर में वियतनाम पूरा कम्युनिस्ट हो गया था, इस तरह ही क्यूबा जो था, मतलब इसमें आप देख सकते हैं, या
दो हिस्से हुए हैं मुल्क के या बिल्कुल ही एक चेंज हो गया ना, मगर मैंने देखा मोस्टली कम्युनिस्ट कंट्री बने। अभी क्यूबा में एक बतीस्ता गवर्नमेंट में थी। बतीस्ता एक बंदा था जिसकी जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक तो कहेंगे नहीं, मगर वो था, वो डिक्टेटर था। उसने मुल्क को जो है ना पूरा कब्जा जमाया हुआ था। तो उसके अगेंस्ट एक बंदा था, रेबल ग्रुप था, एक बंदा था उसको फिडेल कैस्ट्रो के नाम से, ये ना अक्सर आपने नाम सुना होगा। तो उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी। जंग हुई थी, और जंग के दौरान जो है वो बेसिकली हार गए थे। बतीस्ता, उसकी गवर्नमेंट हार गई थी और फिडेल कैस्ट्रो का रूल आ गया था। ज़ाहिर बात है अमेरिका को ये पसंद नहीं था, क्योंकि ये अमेरिका बिल्कुल साथ है क्यूबा के। उन्होंने फिर एक इन्वेजन लॉन्च की, ठीक है। उसको हम बे ऑफ पिग्स के नाम से कहते हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेजन है, मगर अगेन ये नाकाम रही। और फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने उन्होंने मुल्क पे हमला नहीं कर पाए, मतलब उस पर कब्जा नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक नेवल ब्लॉकेड इंट्रोड्यूस कराया। अमेरिका ने, जो काफ़ी अरसे से रहा, आपके बैरक ओबामा तक रहा है, ये पे जाके भी जाके लिफ्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि क्यूबन से इसकी बड़ी बड़ी जो है ना, बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा की है, कि वो कम्युनिस्ट होना चाहते थे और अमेरिका नहीं चाहता था कि वो कम्युनिस्ट रहे। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास सोवियत यूनियन। वो वो चाहते थे कि वो मिसाइल ना क्यूबा में रखें, अमेरिका को ना एक लिहाज से डराने के लिए। और ये चीज़ फिर अमेरिका ने टर्की में की थी। बेसिकली क्यूबा में उन्होंने मोबाइल कह रहा हूँ, मिसाइल रखे थे अमेरिका की तरफ, और टर्की में उन्होंने मिसाइल रखे थे रूस की तरफ। मगर फिर इनकी बाद में कोई एग्रीमेंट हो गई थी। इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी कहते हैं, इस इवेंट को जो क्यूबा में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था। अब कहने का मकसद है कि उधर आपकी जिस तरह मैंने कहा था ना, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वर्ल्ड वार में, इस तरह ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। वो निकिता क्रुश्चेव जो था, उनका था रूस का, सोवियत यूनियन का, और जॉन एफ कैनेडी, ये दो प्रेज मतलब लीडर्स थे अपने मुल्कों के। अच्छा, अब उनकी राइवलरी तो थी दो सुपर पावर्स की। इसमें हमारे पास यूएसएसआर, जैसा मैंने कहा ना, यूएस। इसमें जो स्पेस राइवल थी उनकी, उसमें ये था कि जो रशियंस थे, जो सोवियत से, उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की, जिसको स्पुतनिक कहते थे, जो 1951 में हुआ था। सारी बात है, अमेरिका तो नहीं बैठ सकता, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने, मतलब उस लिहाज से, एक लिहाज से उनकी अफवाह, ये अमेरिका में अफवाह फैली थी कि भाई वो हमें, जो सोवियत्स हैं, वो हमें खला से देख रहे हैं, मतलब आसमान से हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारे लिए मसला है एक लिहाज से। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने अपनी एक सैटेलाइट भेजी, एक्सप्लोरर 1 के नाम से, 1958 में। फिर जो पहला मैन स्पेस में, अब ये याद रखिए, इधर फर्क है। पहला मैन स्पेस में यूरी गगारिन था, ठीक है। वो गया था 1961 में। ये रूस का, मतलब सोवियत यूनियन का। और अमेरिका ने पहली मून लैंडिंग, मतलब उन्होंने तो पहले खला में एक बंदा भेजा, तो अमेरिका ने पहला एक बंदा चांद तक पहुंचा दिया। मतलब उनका बेसिकली ये कहना था कि भाई हम इस तरह बेहतर हैं आपसे। तो यूएस मून लैंडिंग आपकी हुई थी 1969 में, जो अपोलो 6 का जो मिशन था बेसिकली। हाँ सॉरी, अपोलो 11 इसको कहेंगे हम, अपोलो 11 था उनका। और फिर 1980 में रोनाल्ड रेगन जो था, एक प्रेसिडेंट था, मतलब जो बेसिकली जॉन एफ कैनेडी के बाद आया था, उसने इलेक्शन जीता और उसने मज़ीद मिलिट्री फंडिंग इंक्रीज़ की अमेरिका की। और उसने रीगन डॉक्ट्रिन, मतलब अपने नाम पे इसने एक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई, जिस बेसिकली उनका ये यही था। उन्होंने, अमेरिका हमेशा कम्युनिस्ट के पीछे पड़ता रहा है ना, गवर्नमेंट के पीछे। तो मतलब और देखा जाए वो एक लिहाज से कामयाब ही हो गया, इसलिए फिर बाद में सिर्फ अभी हमारे पास अमेरिका ही है सच सुपर पावर है। उन्होंने इस तरह ही किया था, उन्होंने सोवियत यूनियन की सोच, उनकी कम्युनिस्ट सोच को ख़त्म किया था। तो जब कम्युनिस्ट के जो मतलब सोवियत यूनियन के जो आखिरी दिन थे, उनमें से आपकी बर्लिन वॉल थी, वो गिरी थी 1989 में। इसमें आपका वेस्ट और ईस्ट जर्मनी, जो पहले अलग थे अमेरिका और सोवियत यूनियन की वजह से, मतलब रूस की वजह से, वो एक मुल्क हो जाता है, ठीक है। वेस्ट और ईस्ट यूनाइट हो जाते हैं, वो एक मुल्क बन जाता है। और आपके ब्लॉक्स जो है ना ख़त्म हो जाते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक। और जो सोवियत यूनियन जो है वो, उनके यहाँ बहुत सारे रिफॉर्म आते हैं, और उसको ख़त्म करने वाला ही मिखाइल
गोरबचेव है, वैसे गोरबचोव भी कहते हैं हमारे। खैर गोरबचोव, गोरबचेव जो भी नाम इसके ले रहे हैं, ये सब कुछ हुआ था 1990 में। मतलब सोवियत यूनियन खत्म हो गया था और अमेरिका एज वन सुपर पावर इमर्ज हुआ।